हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूअल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 13। कहानी का टाइटल है आखिर कैसी है ये मोहब्बत। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही रणविजय ने पानी से भरा जग आराध्या के ऊपर उड़ेला, वो अचानक सुक्कियां भरते उठ खड़ी हुई। उसने जोर से पानी मारा कि वो होश में ही आ गई। गुड मॉर्निंग वाइफी, रणविजय ने टेबल पर जग रखते हुए कहा। आराध्या के चेहरे पर से पानी टपक रहा होता है, उसकी पलकें लगातार छप छप कर रही होती है। क्या हुआ? इस बात से अनजान आराध्या ने अपने चेहरे पर दोनों हाथों से हथेलियों को अपने चेहरे पर साफ किया और अपने होंठ अंदर बाहर करते हुए रणविजय की ओर देखा, जो हाथ बांधे ठीक उसी के सामने खड़ा हुआ था। आराध्या को अपनी ओर देखते रणविजय बेड पर उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, कितना सोती हो यार तुम बहुत बड़ी वाली हो, आलसी बीवी हो। ये भगवान, मुझे कितनी बड़ी वाली आलसी बीवी मिली है। मुझे देखो, तुम्हें उठाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये सुन आराध्या ने एक नजर रणविजय की ओर एकटक देखा और फिर इधर उधर कमरे की ओर देखते हुए कहती है, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई? उसने काफी हैरान होते हुए ये बात कही। रणविजय आराध्या के पास से खड़ा होता हुआ बोला, वैसे आइडिया अच्छा था तुम्हारा, बेहोश होने वाला। तुम इस घर में भी नहीं आना चाहती थी और अब देखो तुम सीधा मेरे बेडरूम में। अपनी जिद भी नहीं छोड़नी पड़ी तुम्हें और अंदर भी आ गई। और कैसे आई? तुम्हारा डेविल हस्बैंड अपनी बेहोश वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर यहाँ लेकर आया है। आराध्या ने फट से झुकते हुए रणविजय के पास आते ही आराध्या पीछे की तरफ झटक गई। उसका सर सीधे बेड के पीछे से लग गया। लगता ही कि उससे पहले रणविजय ने अपना हाथ उसके सर के पीछे लगा दिया। इस वक्त रणविजय आराध्या के बहुत करीब था और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, थोड़ा संभाल के मेरी जान, चोट लग जाएगी। वैसे बेहोशी वाला ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी मिसेस शेखावत, ये घर तुम्हारा ही है और अब तुम खुद ही अंदर आ चुकी हो। तभी आराध्या रणविजय को अपने हाथों से धकेलते हुए पीछे कर देती है और बेड की दूसरी साइड से उतरकर खड़ी हो जाती है। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं बेहोश कब हो गई थी। रणविजय बेड से उठकर आराध्या की ओर आते हुए बोला, सच में तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है? रणविजय को अपनी ओर आते देख आराध्या बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देखने लगी और अपनी दोनों मुट्ठियों से अपना लहंगा भींच लेती है। रणविजय के कदम अपनी ओर बढ़ते देख आराध्या घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगती है। रणविजय आराध्या को ये सब करते देख मुस्कुराते हुए उसके करीब आ ही गया। आराध्या पीछे दीवार से जा लगी। देखिए आप आराध्या कहती ही कुछ की। रणविजय आराध्या के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से पीछे करता हुआ बोला, क्या देखो? आराध्या बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। वो साइड होने लगी कि रणविजय ने फट से अपनी बाहें आगे लाकर दीवार पर हाथ से रख दिया। आराध्या दूसरी साइड से निकलने लगी कि रणविजय ने
दूसरा हाथ भी दीवार से लगा दिया। अब आराध्या रणविजय की बाहों के बीच थी और उसने अपनी आंखें रणविजय की आंखों से लगा ली। वो जैसे ही उसकी आंखों में देखती तो उसने अपनी थूक निगलते हुए लगातार अपनी पलकें झपकाते हुए रणविजय की ओर देखती रही। तो रणविजय दाएं बाएं गर्दन हिलाकर वहां से हिलने को मना कर देता है। आराध्या लड़खड़ाती हुई जुबान से हटिए। रणविजय मुस्कुराते हुए, क्यों? आराध्या, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। रणविजय आराध्या की ओर थोड़ा झुकते हुए, गलत भी तो नहीं कर रहा ना? हक है मेरा। वैसे भी कल हमारी शादी हुई है और तुमने मुझे करीब भी नहीं आने दिया तुम्हारी जिद की वजह से। कल रात मैंने अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई। सोच रहा हूँ सुहाग दिन ही मना लूं, हो सकता है ना? ऐसे तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ अपने कमरे में, और ये समा भी काफी खूबसूरत लग रहा है। विजय अपने शायराना अंदाज में इन बातों को बोल रहा था। रणविजय बोल ही रहा था कि आराध्या उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और वहां से भागने लगी कि रणविजय ने आराध्या की कलाई कस के पकड़ ली और उसे पीछे खींचकर वापस दीवार से लगा दिया। कहाँ जा रही हो? आराध्या कसमसाते हुए, छोड़िए मुझे। अजीब लड़की हो यार, जब चोट देता हूँ तो आंखों में आंख डाल के बात करती हो, वो भी बिना किसी डर के, और जब करीब आता हूँ तो डर कर भागने लगती हो। रणविजय को घूरते हुए, अपनी दांत पीसते हुए आराध्या बोलती है, आपका दिया बड़ा दर्द सहन कर सकती हूँ मिस्टर शेखावत, पर आपकी छुअन बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। घिन आती है मुझे आपसे। ये सुनते ही रणविजय आराध्या के बालों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अच्छा, अपने बालों को छुड़ाते हुए आराध्या बोलती है, क्यों? सच बर्दाश्त नहीं होता क्या? हाँ, ये सच है। आपका स्पर्श ऐसा लगता है जैसे मैं सबसे गंदी और घटिया चीज हूँ, जहाँ सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। और तभी रणविजय गुस्से में तिलमिलाते हुए उसे बालों से पकड़ते हुए अपने बेड की ओर ढकेलते हुए बोला, अब घिन आए या कुछ भी आए, रणविजय शेखावत की छुअन के अलावा कोई छुअन तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। और अब इस घर के अंदर आ ही चुकी हो तो पड़ी रहो कहीं किसी कोने में। मेरे आने से पहले मेरे इस कमरे से बाहर होनी चाहिए तुम, वरना तुम रोक नहीं पाओगी मुझे तुम्हारे करीब आने से। फिर मेरा स्पर्श तुम्हारी सांसों की चलना ही दूभर नहीं, तुम्हारा जीना भी दूभर कर देगा। ये कहकर वह डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा और रणविजय शेखावत तुरंत वहां से अपना कोट लेकर चला गया। उसे जाता देखकर आराध्या चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे कोई शौक नहीं आपके कमरे में रहने का और ना ही आपके घर में रहने का। खुद ही लेकर आए हो और निकाल दो ना यहाँ से मुझे। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ आप?
बेड से उठकर चिल्लाते चिल्लाते आराध्या कमरे से दरवाजे तक गई और वहीं जमीन पर बिलखते हुए गिर पड़ी। कभी दर्द देकर डराते हैं, कभी अपनी घटिया बातों से। इतना बेरहम पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। रणविजय सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे पहुंचा तो दिवाकर जी उसे देख सोफे से उठ गए। रणविजय रुककर उनकी ओर देखते हुए बोला, होश में आ गई है उसे। उसका चिल्लाना तो आप सुन ही चुके होंगे। उसको लेकर दादू आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं हूं ना। आप जाकर आराम कीजिए, आकर मिलता हूँ आपसे। और हाँ, फिर भी तरस आए उस पर, अपनी करने का मन करे तो राधे को बोलकर थोड़ी सेवा पानी करा देना। आखिरकार आपके पोते की बीवी है, वो तो थोड़ा फर्ज आप भी निभाइएगा। पर लगता नहीं दादू कि वो कुछ खाएगी। आपका पोता बड़ी जिद्दी बीवी लेकर आया है। मेरे वार का असर नहीं होता, आपके प्यार का असर होगा। जख्मों से पेट भर रही है और आंसू पी रही है। कल से आई थिंक फेवरेट डिश बन गई है उसकी। खैर, फिर से बेहोश हो जाए तो फिर मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसको लेकर बस पानी मार देना मुंह पर, तुरंत का तुरंत होश में आ जाएगी। ओके बाय कहकर रणविजय वहां से बाहर की ओर बढ़ गया। रणविजय बाहर ही पहुंचा था कि नितिन से टकरा गया। तुम यहाँ? नितिन, हाँ मैं यहाँ। रणविजय, यहाँ क्या कर रहे हो? नितिन, अरे वो मैं दादू से मिलने आया था यार। रणविजय, सीरियसली? नितिन, हाँ यार, वो और किससे मिलने आऊंगा? रणविजय, जितने स्मार्ट तुम हो ना, बस उतने ही रहो, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। नितिन ये सुन अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, यार अब स्मार्ट बंदे के सामने थोड़े मोटे तो स्मार्टनेस वाले लोग कहाँ टिक पाते हैं। अब तुम जान ही गए हो तो तुम ही बता दो दादू कैसे हैं। रणविजय, ठीक है। नितिन, गुड। और वो दादू का राधे, वो भी ठीक है। वेरी गुड। और राध्या भाभी कैसी है? जैसे नितिन ने कहा, रणविजय उसकी ओर गुस्से में देखता ही रह गया। नितिन बात बदलते हुए बोला, अरे भाभी नहीं यार, वो लड़की कैसी है? वो दादू ने बताया कि वो बेहोश हो गई, तभी तुम्हें भागकर मीटिंग छोड़कर घर आना पड़ा। रणविजय, ओह, तो तुम यहाँ उसका हाल चाल पूछने आए हो? वैसे दादू ने बताया या तुमने पूछा? और तुम्हें कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं हो रही है? नितिन, अरे परवाह है ना तुम्हारी। अब तुम चले आए हो तो मैंने दादू से पूछा तुम ठीक हो तो उनके बारे में भी कुछ पूछ ही लूं। मैं पूछूं या दादू बताएंगे? बात तो एक ही है ना यार, समझो ना। रणविजय उसे घूरते हुए, और तुम भाग कर आ गए खबर लेने? नितिन ने हाँ कर दिया। रणविजय गुस्से से उस पर झपटता कि वो पकड़ में ही नहीं आता उससे पहले नितिन अंदर की तरफ भाग गया। घर आया हूँ तो यार दादू से मिलकर जाता हूँ, ऑफिस में मिलो तुम। रणविजय खुद से कहा और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। नितिन अंदर पहुंचा तो दिवाकर जी सोफे पर बैठे थे। राधे उनके पास आकर खड़ा हुआ। हेलो दादू कहते नितिन पास आकर दिवाकर जी के पांव छुए और सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ दादू, अब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दिवाकर जी उनकी ओर देखते हुए, ये तुम्हें जानकर अनजान बनने की आदत बिल्कुल नहीं जाएगी ना? ये सुनते ही नितिन ने नजरें चुराने लगा। दिवाकर जी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, फिक्र मत कर, मैं कुछ नहीं पूछने वाला या कुछ नहीं कहता। जैसा तेरा दोस्त तुझे कुछ नहीं बताता, वैसे ही जब तक वो ना चाहे तुम भी कुछ नहीं कहोगे।
आखिरकार बॉस जो ठहरा तुम्हारा, उसका कहा थोड़ी ना टालोगे तुम भी। जानता हूँ मैं, इसीलिए नजरें चुराना बंद करो। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला, जबकि मैं कुछ नहीं जानता और तुम कुछ ना कुछ तो जानते ही होगे। नितिन दिवाकर जी की ओर देखते, ऐसा कुछ नहीं है दादू। दिवाकर जी, रहने दो प्लीज दादू, आप टेंशन मत लीजिए। आप जानते हैं ना रणविजय को आपकी कितनी ज़्यादा टेंशन रहती है। आप परेशान होते हैं तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और वो जो मुझे इतना परेशान करता है उसका क्या, मुझे भी तो और उस लड़की को भी। ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, मैंने उस लड़की के लिए डॉक्टर को बुलाया था। वो बेहोश हो गई थी, उसे चोट आई थी काफ़ी, पर पता चल रहा था रणविजय ने डॉक्टर को घर आने से मना कर दिया। पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। नितिन दिवाकर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दादू आप परेशान मत होइए, वो कर लेगा हैंडल। दिवाकर जी, जाकर हालत देखो उस लड़की की। विजय ने क्या हालत कर दी है उसकी, तरस नहीं आ रहा है उसको उस पर। नितिन ऊपर की ओर देखते, मैं चाहकर भी उस लड़की को जाकर नहीं देख सकता दादू। खैर सब ठीक हो जाएगा। राधे, दादू का ख्याल रखना, मैं ऑफिस जाता हूँ, कहते नितिन उसी वक्त वहाँ से उठकर चला गया। दिवाकर जी उसे जाते हुए देखकर बस सिर हिलाते हुए बोले, जैसा वो वैसा ये बन गया है। रंगत ना तो संगत का असर हो ही चुका है। थोड़ी देर के बाद राधा सीढ़ियों से चलते हुए नीचे आई तो दिवाकर जी उसकी ओर आ गए। बोले, बेटा कुछ खा लो, कम से कम पानी तो पी लो, कोई और तो तकलीफ दे ही रहा है, तुम खुद को क्यों ही तकलीफ दे रही हो। आराध्या दिवाकर जी की ओर देखते हुए, वो कोई और आपका ही है, और आप क्यों मेरी परवाह कर रहे हैं। आपके पोते को राज नहीं आएगा, तकलीफ तो है ही, थोड़ा और सही। दिवाकर जी, किस मिट्टी की बनी हो तुम, ऐसी मिट्टी से जिसे आपका पोता ना ही तोड़ सकता है और ना ही अपनी मर्जी अनुसार ढाल सकता है। कोशिश भी करेगा तो करके देख ले, कुछ नहीं हासिल होने वाला। और राध्या शर्मा ऐसे सांचे में ढली हुई है कि कोई चाह कर भी उसे बदल नहीं सकता। आराध्या का बेबाक जवाब सुनकर दिवाकर जी भी उसे एकटक देखते ही रह गए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का ये पार्ट। आई होप काफ़ी पसंद आया हो और आप भी ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार होंगे कि आखिर इन दोनों के बीच में आखिर कौन सी इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो कहानी के सभी राजों से बहुत जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। कहानी में बने रहिए और इस सस्पेंस थ्रिल और लव से भरी स्टोरी को सुनते रहिए। सिर्फ जिनी FM चैनल।